मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई भी जीवित प्राणी बच नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में कई ऐसे देवी देवताओं के बारे में बात करी गई है जो कि डेथ गॉड्स अर्थात मृत्यु देव हैं। जी हाँ, जैसे हमने कई बार सुना है कि एक इंसान की मृत्यु के वक्त यमराज आकर उसे ले जाते हैं, या फिर ब्रिटिश टेलीविजन शोज में हमने ग्रिम रीपर को देख रखा है। ठीक उसी तरह कई अलग अलग माइथोलॉजीज ने डिफरेंट डेथ गॉड्स के बारे में बातें करी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 10 डेथ गॉड्स के बारे में जानेंगे जिनका जिक्र डिफरेंट माइथोलॉजीज में किया गया है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, वैसे तो इजिप्शियन माइथोलॉजी में कई डेथ गॉड्स का जिक्र है, लेकिन इस वीडियो में हम अन्यूबिस और ओसिरिस के बारे में जानेंगे। अन्यूबिस को एक एंशिएंट इजिप्शियन डेथ गॉड माना जाता है जिनका एसोसिएशन ममिफिकेशन, आफ्टर लाइफ और अंडरवर्ल्ड से किया जाता है। अन्यूबिस को एक इंसानी शरीर से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका सर एक एंशिएंट वुल्फ का है। ऐसा माना जाता है कि अन्यूबिस मृत इंसान के सोल की रक्षा करते थे, और यही वजह है कि 3150 BCE से लेकर 2890 BCE के बीच अन्यूबिस की तस्वीर कई ग्रेव्स और टुम्ब्स पे बनाई गई थी। इन पेंटिंग्स में अन्यूबिस को ब्लैक दिखाया गया है क्योंकि जब एक मृत शरीर को सड़ने से बचाने के लिए इम्बाल्मिंग किया जाता है तो वो शरीर काला दिखने लगता है, विच मीन्स कि अन्यूबिस का ब्लैक कलर डेड बॉडी के इम्बाल्मिंग को रिप्रेजेंट करता है। कई कहानियों में ब्लैक कलर को नील नदी के मिट्टी से भी एसोसिएट किया जाता है क्योंकि वहां की मिट्टी काली है। इतना ही नहीं, अन्यूबिस को एक एंशिएंट वुल्फ का सर इसलिए दिया गया है क्योंकि पुराने जमाने में वुल्फ्स या चैकल्स जमीन खोद कर लाश वगैरह ढूंढ लेते थे, तो ऐसे में अन्यूबिस को भी एंशिएंट वुल्फ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। लोगों का मानना था कि एक इंसान जब मर जाता है तो उसके कर्मा के आधार पर अन्यूबिस ये डिसाइड करते हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे या फिर उसे एमिथ को सौंप देंगे। एमिथ को एक फीमेल डीमन बताया गया है जो कि मरे हुए लोगों को खा जाती है। अब समय के साथ साथ ये कहानियां बदलने लगी और अब लोग ओसिरिस को गॉड ऑफ डेथ और आफ्टर लाइफ मानने लगे। इन कहानियों के हिसाब से अन्यूबिस ओसिरिस का बच्चा है और अन्यूबिस ने पहली बार ओसिरिस के मृत शरीर पे एम्बाल्मिंग परफॉर्म किया था, जिसके बाद अन्यूबिस को फ्यूनरी प्रैक्टिसेस के साथ एसोसिएट किया गया। खैर, बात करें ओसिरिस की तो ओसिरिस को गॉड ऑफ डेथ के अलावा फर्टिलिटी और एग्रीकल्चर से भी जोड़ा जाता है। ओसिरिस को एक डायटी यानी देवता माना जाता है जिसका स्किन ग्रीन कलर का है और इसकी दाढ़ी एक फेरो जैसी है। इतना ही नहीं, इन रिप्रेजेंटेशंस में उनके पैर पार्शियली ममीफाइड होते हैं। ओसिरिस के सर पे एक अटेफ क्राउन होता है और वो हाथ में क्रुक और फ्लेल पकड़े हुए होते हैं। कहानियों के हिसाब से ओसिरिस के भाई सेट ने उन्हें मारने के बाद उनको टुकड़ों में काट दिया था, और तब ओसिरिस की वाइफ आइसिस ने सारे पीसेस को रैप करके ओसिरिस को वापस जिंदा किया। ओसिरिस को डेड और अंडरवर्ल्ड का जज माना जाता है, और तो और वो किसी को जिंदगी भी दे सकते हैं, इसीलिए उन्हें वेजिटेशन और फर्टिलिटी के साथ भी जोड़ा जाता है। ओसिरिस डेथ के बाद न्यू लाइफ का होप देते हैं, जिसके चलते लोग उन्हें नेचुरल साइकिल्स जैसे फर्टाइल फ्लडिंग से भी एसोसिएट करने लगे। इजिप्ट की तरह जापानीज फोकलोर और लेजेंड्स में भी कई डेथ गॉड्स का जिक्र है, और इसमें से एक है शिनिगामी। शिनिगामी जापानीज डेथ गॉड्स या डेथ स्पिरिट्स हैं और एक तरह से वेस्टर्न कल्चर के ग्रिम रीपर के समान होते हैं, लेकिन ग्रिम रीपर के मुकाबले शिनिगामी थोड़े कम डरावने होते हैं। शिनिगामी शब्द दो शब्दों से बना है, शी यानी डेथ और कामी यानी गॉड या फिर स्पिरिट। शिनिगामी जापानीज फोकलोर में तकरीबन 18th और 19th सेंचुरी के बीच पॉपुलर हुआ, और इससे पहले क्लासिकल जापानीज लिटरेचर में इनका कोई जिक्र नहीं था। असल में कहा जाता है कि जब ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का मेल हुआ, यानी जब लोगों को ग्रिम रीपर के बारे में जानने को मिला, तब जाकर शिनिगामी का जन्म हुआ। पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ग्रिम रीपर और शिनिगामी में काफी अंतर है। जैसे ग्रिम रीपर काफी टेरिफाइंग होता है क्योंकि वो डेथ को ही पर्सोनिफाई करता है और वो लोगों के सोल्स को हार्वेस्ट करता है, लेकिन शिनिगामी डेथ को सिंबलाइज नहीं करता, बल्कि ये एक इंडिविजुअल की तरह है जो नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ को स्मूथली रन करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोल्स को हार्वेस्ट करने के बजाय शिनिगामी मॉर्टल्स को आफ्टर लाइफ में इनवाइट करते हैं, वो भी तब जब उनके लाइफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्योंकि शिनिगामी स्पिरिट्स की तरह होते हैं तो इनके रिप्रेजेंटेशंस के बारे में कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट पॉपुलर कल्चर में हमें इनके ढेर सारे फॉर्म्स देखने को मिले हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्म इज इन डेथ नोट सीरीज। अब ईजा नामी एक और डेथ गॉडेस है जिनका जिक्र जापानीज माइथोलॉजी में काफी बार हुआ है।
कहानियों में बताया गया है कि इज़ानामी एक गॉडेस ऑफ क्रिएशन थी जिन्होंने लाइफ को बनाया, अर्थ को बनाया और यहाँ तक कि दूसरे गॉड्स, गॉडेसेस और स्पिरिट यानी कमी को जन्म दिया। पर एक चाइल्ड बर्थ के दौरान इज़ानामी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो योमी यानी लैंड ऑफ डेड में पहुंच गई। इज़ानामी के पति इज़ानागी गॉड ऑफ क्रिएशन योमी तक पहुंच गए ताकि वो अपनी वाइफ को वापस अर्थ पे ले जा सके, लेकिन वहां उन्होंने अपने वाइफ के बॉडी को डीके होते यानी सड़ते हुए देखा और वो योमी से भाग गए। इज़ानामी इज़ानागी के पीछे गई, पर इज़ानामी को अर्थ यानी मॉर्टल रिम में आना अलाउड नहीं था। इसीलिए इज़ानामी ने इज़ानागी से कहा कि वो हर रोज 1000 ह्यूमंस को मारेगी और इज़ानागी ने कहा कि वो हर रोज 1500 ह्यूमंस को जन्म देगा और इस तरह इज़ानामी एक गॉडेस ऑफ डेथ बन गई। और तो और कहा जाता है कि इसी इंसिडेंट के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ का जापानीज माइथोलॉजी में जन्म हुआ। नाउ ग्रीक माइथोलॉजी में हमने अक्सर थैनाटोस का नाम सुना है और कहा जाता है कि थैनाटोस एक ग्रीक गॉड है ऑफ नॉन वायलेंट डेथ्स। थैनाटोस शब्द का लिटरल मीनिंग है डेथ इन ग्रीक लैंग्वेज। कुछ कहानियों में बताया गया है कि थैनाटोस खुद डेथ नहीं है, बल्कि डेथ का एक पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि एक स्पिरिट ऑफ डेथ है, ना कि एक गॉड। थैनाटोस को नॉन वायलेंट डेथ से इसलिए एसोसिएट किया जाता है क्योंकि उनका स्पर्श जेंटल होता है, यानी कि जब किसी इंसान की मृत्यु का समय आता है तो थैनाटोस के स्पर्श से वो आफ्टर लाइफ में एंटर करता है। इन कहानियों में थैनाटोस को एक बियर्डेड और विंग्ड आदमी के रूप में पोर्ट्रे किया गया है और कुछ अकाउंट्स में उन्हें एक यंग मैन के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। थैनाटोस की स्पिरिट दुख और कष्ट से पीड़ित ह्यूमन सोल्स को मॉर्टल दुनिया से रिहा करता है और पीसफुल डेथ्स की मदद से उन ह्यूमन सोल्स को आफ्टर लाइफ में लाता है। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्वल का कैरेक्टर थैनोस भी थैनाटोस से ही इंस्पायर्ड था और अगर आपको याद हो तो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने आधी दुनिया को खत्म कर दिया था एंड इट वॉज अ पेनलेस डेथ। खैर वक्त के साथ ग्रीक माइथोलॉजी में थैनाटोस को हेडिस से रिप्लेस कर दिया गया और हेडिस को गॉड ऑफ डेथ और अंडरवर्ल्ड का राजा बताया गया। हेडिस शब्द का अर्थ ही है द अनसीन वन, क्योंकि वो इनविजिबल वर्ल्ड के रूलर थे और क्योंकि वो डेड के रूलर थे तो कहानियों में उन्हें ग्रिम, टेरिफाइंग और घास्टली बताया गया है। विजुअली उन्हें एक बियर्डेड और सोलेम लुक के साथ पोर्ट्रे किया गया है जो द हेल्म ऑफ डार्कनेस नाम का एक हेलमेट या फिर द कैप ऑफ इनविजिबिलिटी को पहने हुए होते हैं। अक्सर इन डिपिक्शंस में हेडिस के साथ उनके 3 हेडेड डॉग सेरेब्रस को भी पोर्ट्रे किया जाता है और दोस्तों सेरेब्रस अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस को गार्ड करता है। कुछ रिप्रेजेंटेशन में हेडिस को एक सेप्टर के साथ या फिर अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस के की के साथ भी पोर्ट्रे किया जाता है। समय के साथ हेडिस के वेपन्स भी बदलते गए और उन्हें एक कॉर्नुकोपिया के साथ भी डिपिक्ट किया गया है क्योंकि वो लोगों को वेल्थ और चीजें प्रदान करने की क्षमता रखते थे। हेडिस अंडरवर्ल्ड में विकेट लोगों के सोल्स के ट्रायल्स और पनिशमेंट्स को सुपरवाइज तो करते थे, पर वो अंडरवर्ल्ड के जजेस में से एक नहीं थे और न ही पर्सनली गिल्टी को टॉर्चर करते थे। ये टास्क उन्होंने फ्यूरिस को दे रखा था, पर फिर भी उनके स्टर्न और पिटिलेस पर्सनालिटी की वजह से ग्रीक गॉड्स में ये सबसे डरावने माने जाते हैं जिनको कोई प्रेयर या सैक्रिफाइस शांत नहीं कर सकता था। अब नॉर्स माइथोलॉजी में हेल को डेड के रेल्म का क्वीन माना जाता है, पर ऐसे कई अकाउंट्स हैं जो वक्त के साथ पॉपुलर होते गए और इन अकाउंट्स में हेल को एक गॉडेस बताया गया है, पर यह एक मिसकंसेप्शन है। असल में हेल ट्रिक्स्टर लोकी की डॉटर है और हेल के पेरेंटेज की वजह से और कुछ और प्रोफेसीज के कारण ओडिन यानी द चीफ ऑफ आइसर ने हेल को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया था ताकि वो कोई डिस्ट्रक्शन ना कर सके। अब अंडरवर्ल्ड में हेल ने खुद को हेलहाइम का क्वीन घोषित कर दिया। कहानियों में बताया गया है कि जब कोई इंसान इलनेस या एज से मरता है या फिर गॉड्स के द्वारा कावर्ड या डिसऑनरेबल बताया जाता है तो उनके सोल्स हेलहाइम में जा पहुंचते हैं। और तो और वाइकिंग एज में जो भी इंसान बैटल में नहीं मरते थे वो भी हेल के पास जाते थे, क्योंकि वाइकिंग्स के लिए बैटल में ब्रेवरी प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। मिथ्स में कहा गया है कि हेल हाफ फ्लैश कलर्ड की थी और हाफ ब्लू, यानी वो हाफ लिविंग थी और हाफ डेड। हेल के नाम का लिटरल अर्थ है हिडन, क्योंकि वो इनविजिबल रेम से एसोसिएटेड थी और मिथ्स में उन्हें हार्श, ग्रीडी और क्रूअल बताया गया है जो ना लिविंग और ना डेड के कंसर्न से इफेक्ट होती थी। हेल के पास काफी पावर्स थे और उनमें से कुछ हैं एज को तेजी से बढ़ाना, डेथ और डिजीज को मैनिपुलेट करना, नेक्रोमैंसी इत्यादि। इतना ही नहीं, हेल के पास एक नाइफ होती है जिसका नाम था फेमिन, एक प्लेट कॉल्ड हंगर, एक बेड कॉल्ड डिजीज और कर्टेन्स कॉल्ड मिसफॉर्च्यून। मार्वल में हेला का कैरेक्टर हेल से इंस्पायर्ड था और वहां हमने देख रखा है कि हेला कितनी पावरफुल थी। नाउ नॉर्स माइथोस में फ्रेजा नाम की एक जानी मानी नॉर्स गॉडेस भी हैं जिन्हें लव और फर्टिलिटी के साथ साथ बैटल और डेथ से भी जोड़ा जाता है। इनके नाम का लिटरल अर्थ है लेडी और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में उन्हें एक बोर्ड के साथ पोर्ट्रे किया जाता है जिसके पास गोल्डन ब्रिस्टल्स होते हैं। पिग्स फ्रेजा के लिए सेक्रेड माने जाते हैं और कई तस्वीरों में उन्हें एक शैरियट में दिखाया जाता है जिसे कैट्स पुल करते हैं।
फ्रेजा के पास उन ह्यूमंस के सोल्स को क्लेम करने का हक है जो बैटल में शहीद हुए हैं, और वो इन सोल्स में आधे सोल्स को अपने ग्रेट हॉल में रखती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, वाइकिंग्स के लिए बैटल में शहीद होना काफी करेजियस माना जाता है। इसके अलावा फ्रेजा को ग्रीडी बताया जाता है और कई कहानियों में यह कहा गया है कि उनके पास विच क्राफ्ट की शक्तियां हैं जिन्हें वो आइजर गॉड को सिखाया करती थी। वैसे ही चाइनीज माइथोलॉजी में मेंगपू नाम की एक गॉडेस है जिन्हें अंडरवर्ल्ड, रीइंकार्नेशन और फॉरगेटफुलनेस से एसोसिएट किया जाता है। उन्हें अक्सर लेडी मेंग कहा जाता है और उनके नाम का मतलब है ड्रीम। मेंगपो के पास एक ऐसा मिस्टिक ब्रू है जो हर्ब्स और पॉन्ड वाटर से बना है, जिसे वो डेड लोगों के सोल्स को देती हैं। एंड ये ब्रू और कुछ नहीं बल्कि बिटर स्वीट ब्रॉथ ऑफ ऑब्लिवियन है, जिसे पीकर सोल्स अपनी सारी मेमोरी को भूल जाते हैं। मेंगपो दियू के 9th चाइनीज हेल में सोल्स का इंतजार करती हैं, जहां वो सोल्स को अपना ब्रू देती हैं ताकि सोल्स अपनी मेमोरीज भूल जाए और एक क्लीन स्लेट के साथ सिर्फ अपने कर्मा के साथ आफ्टर लाइफ में प्रवेश करें। ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि सभी सोल्स के लिए आफ्टर लाइफ एक फेयर चांस हो और किसी के पास कोई एडवांटेज ना हो, और यहाँ से ये सोल्स फिर से रीइंकार्नेट होकर मॉर्टल रिल्म में एज ह्यूमन जन्म लेते हैं ताकि एक नया लाइफ साइकिल शुरू हो सके। यही कारण है कि मेंगपो को गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन भी कहा जाता है। नाउ कमिंग टू अफ्रीकन कल्चर, वहाँ आद्रो को एक इविल सुप्रीम गॉड माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये एक ही डिवाइन बीइंग का बस एक एस्पेक्ट है। यानी कि आद्रो के 2 साइड्स थे। एक का नाम था आद्रोआ जो एक बेनोवेलेंट स्काई गॉड थे और वो ह्यूमन काइंड के अफेयर से खुद को अलग रखते थे। दूसरी तरफ आद्रो थे जो उसी डिवाइन बीइंग का इविल एस्पेक्ट थे, और आद्रो अर्थ में रहकर ह्यूमंस के मैटर्स में दिलचस्पी रखते थे। एक जमाने में लोग बच्चों की बलि देते थे ताकि आद्रो को खुश किया जा सके, पर ऐसे प्रैक्टिसेस को सालों पहले अबैंडन कर दिया गया और बदले में अब रैम्स को सैक्रिफाइस किया जाता है। कहानियों में बताया गया है कि आद्रो स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और वो उन लोगों के सामने आते थे जिनके मृत्यु का समय आ गया हो, और ऐसे में वो एक ट्रांसलूसेंट, टॉल और वाइट हाफ मैन के फॉर्म में आते थे। आद्रो यंग औरतों को पजेस करके उनके डेथ्स और बीमारी का कारण बन सकते हैं, और कहा जाता है कि वो ऐसे उन्हें कंज्यूम करने के लिए करते थे। आद्रो के ऑफ स्प्रिंग्स को आद्रोआंजी कहा जाता है जो डेड के गार्डियन स्पिरिट्स होते हैं, और वो स्नेक्स के फॉर्म में पोर्ट्रे किए गए हैं जो कि अक्सर ट्रीज, रॉक्स और रिवर्स के आसपास दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थे डिफरेंट कल्चर्स में जिक्र किए गए कुछ डेथ गॉड्स, और क्रिश्चियनिटी में लूसीफर के बारे में तो हमने कई बार सुना और देख रखा है। अगर आप लूसीफर के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने लूसीफर को डिटेल में डिस्कस किया है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया भर में हजारों डेथ गॉड्स का जिक्र है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ 10 डेथ गॉड्स की बातें करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लाऊंगा जहाँ हम और भी ढेर सारे डेथ गॉड्स के बारे में बातें करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।